हेलो बच्चों, आप सभी का ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है। मैं शुभम साव आज आप सबके लिए एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर नियंत्रण और समन्वय के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो सजीवों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देते हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, पहला बिंदु हमारा हम लोग का, इसमें हम लोग जाने कुछ चीज़ों के बारे में। दूसरा क्या है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव प्रक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं या उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन क्या क्या हो सकता है? जैसे उद्दीपन के कुछ उदाहरण हैं। उद्दीपन के बारे में बताया गया है कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि और सुगंध, स्पर्श आदि उद्दीपन हैं जो सजीवों में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, पौधे व जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे और जंतुओं में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया उनका अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग एक सेपरेट चैप्टर मैंने अलग चैप्टर में बात करेंगे, एक उसी का भाग जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा भाग होगा हमारा पौधों में नियंत्रण और समन्वय। यह सभी जंतुओं में दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में दो तंत्रों द्वारा किया जाता है, एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में कैसे होता है जानते हैं। नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ठीक है, मतलब क्या समझ में, दूसरा बिंदु हमें क्या समझ में आ रहा है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का या न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग जानते ही हैं कुछ, उसके बारे में हमने पिछले कक्षा में जाना कि न्यूरॉन्स क्या होता है कि एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल से बना होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं कि सूचनाओं को एक आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में देखते हैं कि क्या है। ठीक है, दूसरे भाग में क्या होता है, ग्राही। तंत्रिका तंत्र में कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले होता है ग्राही, जिसे हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। ग्राही या रिसेप्टर्स के नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है कि ग्राही तंत्रिका कोशिका की विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। और ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक है, ये ग्राही जो होते हैं एक प्रकार की कोशिका होती है जो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जो वातावरण में होने वाली सूचनाओं का पता लगाकर हमारे शरीर को या हमारे तंत्रिका तंत्र को बताता है। ठीक है, तो कुछ भागों के नाम दिया गया है नीचे में। जैसे ए दिया गया है कान से हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक उद्दीपन, सुनने का कार्य करता है। कान हमारा सुनने का कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, तो कान क्या करता है, हमारा सुनने का कार्य में मदद करता है और शरीर के संतुलन में मदद करता है। तो कान भी हमारा उद्दीपन का एक ग्राही तंत्र है। दूसरा हमारी आंखें भी उद्दीपन ग्राही तंत्र हैं। ठीक है, प्रकाश क्या करती है, ये प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और इन्हें देखती हैं। उसकी मदद से क्या होता है, उनकी मदद से, प्रकाश की मदद से ये आंखें हमारी देखती हैं और चीज़ों का पता लगाती हैं। त्वचा भी एक तरह से हमारा तंत्रिका ग्राही तंत्रिका की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैसे ग्राही तंत्रिका की तरह कार्य करता है? जैसे वो तापमान को आसपास के ताप को, जो कि एक उद्दीपन है, उसको ग्रहण करता है, उसके प्रतिकूल हमारे शरीर को बताता है। इसलिए त्वचा एक ग्राही तंत्रिका की तरह कार्य करता है। दरअसल क्या है, गर्म या ठंडा का पता लगाता है। आखिर गर्म या ठंडा भी एक तरह का उद्दीपन है, उद्दीपन का पता लगाता है त्वचा। स्पर्श भी एक तरह का उद्दीपन है जो हमारे त्वचा द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी स्लाइड देखेंगे कि नाक ग्राही, प्राणग्राही। ठीक है, नाक क्या करता है,
नाक हमें गंध का पता लगाता है। गंध भी एक प्रकार का उद्दीपन है, जिसके अनुरूप हमें पता चलता है कि कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमें गंध से भी चीज़ों का पता लगाते हैं। दूसरा क्या हमारा उद्दीपन या ग्राही तंत्र क्या है? जीभ। हमारा दूसरा नंबर या उसके बाद वाला नंबर है जीभ। रस संवेदी ग्राही, ये हमारे मुंह में स्वाद एक उद्दीपन है, जिसको हमारा जीभ जो कि ग्राही तंत्रिका है वह उसको ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क या हमारे शरीर के तंत्रिकाओं को बताता है कि ये कौन सी या स्वाद या टेस्ट है। तो ये हमारे शरीर में स्वाद का पता लगाने का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र को संचालित एवं क्रिया इकाई है। ये क्या तंत्रिका तंत्र की संचालिक इकाई है, संचालिक या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। मीन्स तंत्रिका तंत्र का कार्य न्यूरॉन करता है और तंत्रिका तंत्र भी न्यूरॉन से बना हुआ है। यहाँ पे आप बच्चों चित्र देख पा रहे हो, न्यूरॉन का जो केंद्रक दिया हुआ है, न्यूरॉन देखने में कैसा होता है। इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का गठन करते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के नाम, न्यूरॉन के भागों के नाम हम लोग जानेंगे। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के भागों के नाम, क्या क्या भाग हैं तंत्रिका कोशिका में या न्यूरॉन्स में क्या क्या भाग हैं। एक होता है द्रुमिका, कोशिकी काय से निकलने वाले धागे जैसी रचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं, उन्हें द्रुमिका या द्रुमिका कहते हैं। दूसरा है कोशिकाएं, क्या होता है? प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। कोशिकाएं में प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। सी नंबर हमारा है तंत्रिकाएं या एक्सान। एक्सान क्या होता है? आपने पहले पिक्चर में अपने ध्यान से देखा होगा कि एक्सान एक भाग जो है, पिछला भाग है। यह सूचनाओं के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्या? अंतःग्रहण या सिनेप्स। अंतःग्रथन या सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचालित हो सके। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में, जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच में एक तरह का केमिकल या एक तरह से रासायनिक पदार्थ रहता है जो एक सूचना को दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे अंतःग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी उद्दीपन के द्वारा के प्रति तेज व अचानक से की गई क्रियाएं या अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मीन्स किसी उद्दीपन के कारण जो जीव प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या उस प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती या प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर, गर्म वस्तु क्या है? उद्दीपन है, जिसे छूने पर हमें हमारा हाथ में गर्म महसूस होती है, जिससे हम क्या करते हैं? तुरंत हमारे दिमाग के तंत्रिकाओं तक ये बात पहुंचती है कि ये चीज़ गर्म है, और 0.01 सेकेंड के अंदर वो हमारे शरीर के भागों में पहुंच जाता है और हम उसे हाथ को तुरंत हटाने के लिए दिमाग से मस्तिष्क तक, उसको तंत्रिकाओं तक उसको संदेश भेजते हैं और तुरंत हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन हुआ, और ये जो हम हटाने का कार्य करते हैं इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। विद्युत क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस प्रतिवर्ती पथ पर चलते हैं, विद्युत आवेग कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन या संदेश जो हमारे तंत्रिकाओं में एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूरॉन्स द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ हमारे संकेतक द्वारा दिया गया है। उद्दीपन उष्मा, उद्दीपन क्या है? यहाँ पे उष्मा है। उद्दीपन क्या है? उष्मा है। ठीक है, अभी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उदाहरण, उसको हम अच्छे से नीचे की तरफ देख रहे हैं कि उद्दीपन क्या है? उष्मा है। ठीक है, अग्राही अंग क्या है? यहाँ पे त्वचा। ग्राही अंग क्या है? त्वचा। उसके बाद क्या है? यह मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग कार्य नहीं करता है, इस जगह पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कार्य करता है, क्योंकि सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो हमारे दिमाग द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु द्वारा ही संचालित की जाती हैं।
उसके बाद मेरुरज्जु तक ये पहुंचने के बाद सूचनाएं फिर ये कार्यक्रम अंग पेशी मतलब कार्यगर अंग जो इसके अगेंस्ट या इसके प्रतिवर्ती कार्य करेंगे उस तक ये पहुंचता है, पेशियों में पहुंचता है। उसके बाद ये हमें क्या करना है, अनुक्रिया हाथ को क्या हटाना है कि क्या करना है, ये फिर वो संदेश हमारे मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, वो से तुरंत हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, देखें कि अनुक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया क्या होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक ऐच्छिक जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। ठीक है, ये ऐच्छिक गति क्या होती है, ऐच्छिक अनुक्रिया क्या होती है, ये अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए बोलना लिखना। ठीक है, अनुक्रिया जो होती है। अनैच्छिक अनैच्छिक जो होती है वो मध्य एवं पार्श्व मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। उदाहरण के लिए श्वसन, दिल की धड़कन, यह मध्य एवं पार्श्व पिछले भाग मस्तिष्क के पिछले भाग द्वारा नियंत्रण की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया इसी की भाग होता है अनुक्रिया का ही प्रतिवर्ती क्रिया, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो तीनों भागों में हमने जाना कि अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और तीसरा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तीनों के बारे में जाना कि ये शरीर के या दिमाग या हमारे मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संचालित की जाती है या हमारे शरीर के किस भाग के द्वारा ये कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग ने इस भाग में जाना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया प्रतिवर्ती क्रिया का जो पहले दिया गया गर्म भाग को छूने से हाथ का तुरंत हटा लेना, उसका उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, अगर प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, प्रतिवर्ती क्रिया अगर नहीं होती तो हमें किस तरह का नुकसान हो सकता था, अगर हम लोग जानते हैं इसके बारे में। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया ना करें तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर के अंगों को क्षति पहुंचने तक का शरीर के अंगों को क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। ठीक है, ये जो क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मेरुरज्जु द्वारा ही क्यों संचालित होती हैं, इस तरह का प्रश्न भी परीक्षाओं या में पूछा जाता है। तो इसलिए इसका समझने अच्छे से समझ लीजिए कि यह इसलिए मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है क्योंकि अगर ये दिमाग द्वारा या मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया है तो यह क्रियाएं को होने या प्रतिवर्ती क्रिया करने में देरी हो सकती है या बहुत ही देरी से यह क्रिया हो सकती है। हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने तक हम देख सकते हैं कि हमारा हाथ या हमारे गर्म चीज़ को छूने से हमारे शरीर को क्षति पहुंच चुकी है। जब तक यह प्रतिवर्ती क्रिया करने के लिए आदेश आएगा हमारे शरीर में, तब तक ये हमारे हाथ या हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए ये क्रियाएं हमारे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ हमें क्या करना है, हमें प्रतिवर्ती क्रिया क्या करनी है, ये हमारे शरीर को तुरंत बता दी जाती है, मांसपेशियों तक यह संदेश पहुँच जाता है। ठीक है, मानव तंत्र। ठीक है, मानव तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मानव तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है कि मानव मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नियंत्रित करता है, उसमें संबंधित बनाता है, उसमें समन्वय बनाता है। और इसके मुख्य भाग हैं 3। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पार्श्व मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। हमारा जो मस्तिष्क का अग्र भाग है ये बहुत ज़्यादा मस्तिष्क के साथ सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क है, यह प्रमस्तिष्क भी नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या है, कार्यों पे ध्यान देते हैं हम लोग। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाली सारी जो क्रियाएं होती हैं हमारे अग्र मस्तिष्क में संपन्न होती हैं। दूसरा क्या है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना। ऐच्छिक कार्य जो हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि ऐच्छिक कार्य क्या होता है, इन ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करना। सूचनाओं को याद रखना, अग्र मस्तिष्क का कार्य। तीसरा कार्य क्या है, सूचनाओं को याद रखना। चौथा भाग हम लोग जानते हैं कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका संयोजन करना। विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करता है हमारा अग्र मस्तिष्क, उसके ऊपर वह संयोजन करता है।
भूख संबंधित केंद्र है। हमें अगर भूख लगती है तो हमें ये अग्र मस्तिष्क हमें बताता है कि हमें भूख लगी है। अब बी नंबर भाग देखते हैं। क्या बी नंबर भाग? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे क्या क्या होती हैं? पुतली के आकार में परिवर्तन, आंखों की जो पुतलियां होती हैं या आंखों के जो कॉर्नियां होती हैं या प्यूपिल्स के आकार में नियंत्रण करता है। सिर या गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया, सिर या गर्दन की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब बात आती है पार्श्व मस्तिष्क। पार्श्व मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है पार्श्व मस्तिष्क को। पार्श्व मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक अनुमस्तिष्क, शरीर को संतुलित एवं संतुलित बनाता है। शरीर को ये क्या करता है? स्थिति एवं संतुलित बनाता है। ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि करता है। उदाहरण पे पेन उठाना, कोई चीज़ को उठाने का कार्य जो हमारा करता है ये अनुमस्तिष्क करता है। दूसरा क्या? मेडुला। मेडुला उसी का भाग है, पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण जैसे रक्तचाप, वमन आदि। और तीसरा भाग क्या उसका? पॉन्स। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स। हमारा पार्श्व मस्तिष्क का पॉन्स भाग जो है हमारा शरीर का, वो इन क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है। प्रमस्तिष्क, कपाल, खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ भाग, पॉन्स, मेडुला या अनुमस्तिष्क कहाँ पे स्थित है? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि या पार्श्व मस्तिष्क का भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर बना हुआ है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। ठीक है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। मस्तिष्क, मस्तिष्क एवं हड्डियों, एक हड्डियों का बॉक्स से घिरा होता है। ठीक है, मस्तिष्क के बॉक्स से घिरा होता है। बॉक्स के अंदर तरल पदार्थ, तरल केमिकल रहता है, तरल रासायनिक केमिकल या तरल पदार्थ रहता है जो हमारे से मस्तिष्क को क्षति होने से बचाता है। ठीक है, दूसरा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकंद या रीढ़ की हड्डियों दो के बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु होता है जो उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, कौन सुरक्षा करता है हमारे मेरुरज्जु की? हमारी की रीढ़ की जो हड्डी है वो हमारे मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय। अब उत्तक की बात में आते हैं। ज्ञानेंद्रिय संवेदी तंत्रिका यहाँ पे दिया गया है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सूचना प्राप्त व संबंधित करना, नियंत्रण करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना। प्रेरक तंत्रिका, उसके बाद है पेशी उत्तक, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना। पेशी संकुचन अनुक्रिया। ठीक है, ये हम लोग चार्ट के माध्यम से देख चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र एवं पेशी उत्तक के बीच में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय उद्दीपन जो हमारा लेता है ज्ञानेंद्रिय, उसके संवेदी तंत्रिका तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचता है वो सूचनाएं। फिर पेशी उत्तक तक वो पहुंचता है। पेशी उत्तक के बाद वह पेशी संकुचन तक, वो भाग तक अनुक्रिया करने के लिए पहुंचाया जाता है सूचनाओं को। ठीक है, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। ठीक है, दूसरा भाग क्या है इसका? एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। ठीक है, मतलब एक अगर कोशिका में एक कोई कार्य अगर चल रहा है, जैसे हमें कोई चीज़ अगर हो रहा है, एक साथ हम लोग दो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी का कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक साथ हम लोग दो चीज़ नहीं कर सकते, जैसे एक हाथ से दो पेन से हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि एक साथ हमारा मस्तिष्क दो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब इसके बाद में जानते हैं कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, फिर भी पौधों में कैसे आपका ये सब क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती हैं, जानते हैं उसके बारे में। रासायनिक संरचन, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरक्षण का उपयोग किया शुरू हुआ है। रासायनिक संचरण क्या है? विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। पौधों में समन्वय। अब हम लोग मेन चीज़ जानते हैं। अभी तक हमने जीवों में समन्वय या नियंत्रण की क्रियाओं को पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सजीव पौधों में समन्वय और नियंत्रण की क्रियाएं। पौधों में समन्वय और नियंत्रण की क्रियाएं कैसे होती हैं, या उसके विपरीत वो क्या कार्य, किस उद्दीपन से वो अपने किस तरह से उनके अंदर परिवर्तन लाता है। तो वो गति कर उसके अंदर जो अपनी गति, कौन कौन सी गति के द्वारा वो उद्दीपन को प्रतिक्रिया या अनुचारित
अनुचार प्रकट करते हैं। जैसे पौधे में गति के द्वारा वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। एक नंबर क्या है, वृद्धि व गति पर निर्भर से न होना। वृद्धि का गति पर निर्भर न होता है, विधि पर निर्भर गति। ठीक है, वृद्धि की गति पर निर्भर नहीं होना और विधि पर निर्भर होना। ठीक है, दो तरह की गति हम लोग देख सकते हैं। एक होता है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, बुद्धि पर निर्भर न होना, बुद्धि पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोशिकाओं अपने अंदर उपस्थित पानी को मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, जिससे कोशिका फूलकर सिकुड़ जाती है। उदाहरण के लिए छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियों का सिकुड़ जाना। ठीक है, वृद्धि का कारण गति। अब हमने पढ़े थे विधि के कारण होने वाली गति, अब पढ़ेंगे हम लोग। वैदिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। वैदिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। जैसे प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास आने वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लेपट जाती है। फिर दूसरा क्या, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है, प्रकाश की तरफ गति करने को ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से दूर की गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या है, पराग नली की अंडाशय की तरह गति। ठीक है, जलानुवर्तन गति क्या होता है, पानी की तरह जड़ों की गति। पानी की तरफ जड़ों की गति कैसी गति होती है, जलानुवर्तन गति होती है। ठीक है, अब हम कुछ हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। पादप हार्मोन्स वे रसायन जो पौधे की वृद्धि, विकास या अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। तो कुछ पादप हार्मोन्स पौधों में तंत्रिका तंत्र की अनुपस्थिति में पादप हार्मोन अनुचार की क्रिया को संपन्न करते हैं, प्रतिक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे कुछ पादप हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। ऑक्सिन शाखाओं में अग्रभाग पर बनता है। ये कहाँ बनता है, शाखाओं के अग्रभाग में बनता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि लाता है और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। दूसरा क्या है, जिबेरिन भी दूसरा हार्मोन्स है जो पौधे में तंत्रिकाओं उद्दीपन से होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है, कोशिका विभाजन तीव्र करता है और फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्या है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, वृद्धि संदमन और पत्तियों को सुरक्षा, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन्स। जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जंतुओं में हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जंतुओं में विक्रियाओं, विकास एवं वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। अग्रस्रावी ग्रंथियाँ, वे ग्रंथियाँ जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावी करती हैं, जो अपने उत्पाद या ग्रंथियों से निकलने वाले रस को सीधे रक्त में संचारित करती हैं, उन्हें अग्रस्रावी ग्रंथियाँ या कहते हैं। इनसे निकलने वाला जो होता है वो हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनके कार्य। हार्मोन्स यहाँ पे दिया हुआ है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। ग्रंथि का नाम क्या है, अवंटू ग्रंथि। गर्दन कहाँ स्थित होती है, इसका स्थान, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस चार्ट में पढ़ सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता, आयोडीन युक्त नमक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अवक्तु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता। ठीक है, अवक्तु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हाइड्रोकार्बोनेट तथा वसा तथा प्रोटीन के उपापचय या मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित विधि हो सके। अतः अवक्तु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी होती है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आप सबके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।